बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज जो था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अगला मूड कि कौन सा रिलीफ पढ़ना हमने, वो पढ़ना है इंजंक्शंस के हवाले से कि इंजंक्शंस किसे कहते हैं। ये कहते नहीं स्टे लग गया इसके ऊपर, कच्चा स्टे लग गया, पक्का स्टे लग गया, बूरी लग गया, आरजी लग गया। ये सारे स्टे जो है वो अब कवर जो है वो अब होने हैं इसके अंदर कवर के। जिस तरह कहते हैं कि स्टे जो है वो ग्रांट किस तरह किया जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कौन सी प्रोविजन इसको डील करती है, सीपीसी की कौन सी प्रोविजन इसको डील करती है, ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये है कि टेम्परेरी आज पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद परपीचुअल पढ़ लेंगे जिसको हम परमानेंट भी कहते हैं, फिर उसके बाद आगे नेगेटिव और मैंडेटरी इंजंक्शन भी पढ़ लेंगे। इंजंक्शन से मुराद है किसी को रोकना, बाज रखना, ममनू रखना, रोक के रखना, रकावट, ठीक है कि ये कुछ कर नहीं सकता, तो उसको कहते हैं इंजंक्शन। यहां तक इंजंक्शन का मतलब जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद इंजंक्शन के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आ जाओ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इसको कौन सी प्रोविजन डील करती है? इसको सेक्शन 52 डील करता है। एक चीज आ गई, 52 से लेकर 57 तक आपका इंजंक्शन कंप्लीट हो जाता है और वहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका खत्म हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया 52 से 57 तक। आज 52 पढ़ना है, उसके बाद हमने 53 पढ़ना है। इसके अंदर आपका दो सेक्शंस जो है वो कंप्लीट क्लियर हो जाने कि टेम्परेरी इंजंक्शंस कहते किसे हैं, ये कवर हो गया। फिर उसके बाद अब यहां पे नोट करी जाना है, सेक्शन 52 को लिख लें। सेक्शन 52 के अंदर लिख लें प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। इससे मुराद ये है कि प्रिवेंटिव कहते नहीं प्रिवेंट रखना, बाज रखना, रोके रखना, तो प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। यहां पर इस सेक्शन को पॉइंट्स में इसलिए बताता हूं कि उसके अंदर जो है आप सेक्शन जो है उसके अंदर पॉइंट जो है वो नोट कर लें कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हमारे काम आने वाले पॉइंट्स हैं। क्लियर हो गया? इसके अंदर आप पॉइंट लिख लें, इसके अंदर पॉइंट लिख लें। पहला पॉइंट है कि इंजेक्शंस को कहते हैं प्रिवेंटिव रिलीफ। क्लियर हो गया? तीन किस्म की इंजंक्शंस होती हैं। एक होती है टेम्परेरी इंजंक्शन, एक होती है परपीचुअल ओब्लीक परमानेंट भी कहते हैं उसे, परमानेंट इंजंक्शन। फिर उसके बाद तीसरे पे आपने चले जाना नेगेटिव इंजंक्शन। क्लियर हो गया? ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, तीन क्लियर हो गई इंजंक्शंस। फिर उसके बाद ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट ग्रांट करे, डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन ही होती है कोर्ट की। यहां तक पॉइंट क्लियर है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया सेक्शन 52 के अंदर इंजेक्शन का कि कितने किस्म की होती हैं और इसको प्रिवेंटिव रिलीफ कहते हैं। तीन किस्म की इंजेक्शंस होती हैं, मैंने बता दी हैं। उसके बाद सेक्शन 53 की तरफ चले जाते हैं। सेक्शन 53 कहता है टेम्परेरी इंजेक्शन। अब टेम्परेरी इंजेक्शन के अंदर भी एक चीज आती है, लिख लें, उसको कहते हैं इंटरम इंजेक्शन। इंटरम इंजेक्शन किसको कहते हैं? वो भी अबूरी स्टे को कहते हैं। वो भी टेम्परेरी होती है, आरजी होती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है उसका। ये क्लियर है? और टेम्परेरी इंजेक्शन को भी क्या कहते हैं? आरजी। इंटरम को भी आरजी कहते हैं और टेम्परेरी को भी आरजी कहते हैं। लेकिन इंटरम और टेम्परेरी में क्या फर्क है? अब आप यहां पे सवाल आ जाएगा, इंटरम और टेम्परेरी में क्या फर्क है? ये टेम्परेरी के अंदर बता रहा हूं, सेक्शन 53 के अंदर पॉइंट्स नोट कर लेना। इंटरम इंजेक्शन जो होती है वो 15 दिन की ग्रांट कर सकती है कोर्ट, 15 दिन से ज्यादा की नहीं, 15 दिन यहां पे नोट कर ले। और वो क्या होती है? मिसाल के तौर पे मैं केस फाइट करने गया हूं, कंटेस्ट करने गया हूं, मैंने जाके कहते नहीं कच्चा स्टे ले आया, बूरी स्टे मिल गया, वो एक पार्टी को सुन के जो स्टे ग्रांट कर दिया जाता है उसको कहते हैं इंटरम इंजंक्शन। और वो कब तक होता है? टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यहां तक क्लियर है? दिस इज कॉल्ड इंटरम इंजंक्शन। यहां तक अब आप ब्रेक लगा लें। उसके बाद अगली तरफ आ जाता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है। टेम्परेरी इंजंक्शन वो होता है कि कंटेस्ट हो, ये पार्टी भी खड़ी हो, बहस कर गई हो, ये पार्टी भी खड़ी हो, बहस कर गई हो, दोनों पार्टीज कंटेस्ट करें। फिर उसके बाद जो स्टे ग्रांट किया जाता है, अगर ग्रांट हो जाता है तो जो स्टे ग्रांट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी इंजंक्शन। इंटरम और टेम्परेरी में फर्क पता लग गया। इंटरम 15 दिन का होता है, वो क्या होता है? एक पार्टी भी आके बहस कर जाए, अगर कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दिया तो उसको कहते हैं इंटरम, टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। टेम्परेरी क्या होता है? एक पार्टी और दो पार्टी दोनों ने आपस में बहस की है, फिर उसके बाद जो स्टे ग्रांट हुआ है वो होता है टेम्परेरी। वो कब होता है? टिल द डिसीजन ऑफ द केस,
टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस तक जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसको हम कह देते हैं पक्का स्टे। पहले बुरी स्टे हो गया, फिर उसके बाद स्टे जो है वो कंफर्म हो गया। स्टे कंफर्म से क्या मुराद है कि पक्का स्टे हो गया, ये टेम्परेरी कोई कहते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सर्टिफाइड इसकी मुसद्दका नकल लेके आओ, सर्टिफाइड कॉपी फॉल फॉर्म देके सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं। सर्टिफाइड कॉपी लेके फिर उसके बाद महकमा माल के अंदर जो है पटवारी के दर्ज करवाते हैं ताकि ये स्टे जो है हमारा कंफर्म है, इसको ये बंदा इसके अंदर मुदाखलत ना करे, ट्रेसपास ना करे। कोर्ट के ये ऑर्डर्स हैं, इंजेक्टिव ऑर्डर है ये क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद अगर आप कहते दोनों पार्टीज को कंटेस्ट करके अगर एक पार्टी नहीं आती और एक पार्टी खड़ी रहती है तो वो आई या नहीं आई तो कोर्ट फिर भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, वन साइडेड जिसको कहते हैं एक तरफा, ठीक है। और एक नहीं भी आ रही, एक आ तो फिर कोर्ट कह देती है कि इसको टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दो, तो कोर्ट उसके हक में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। एक पार्टी को भी सुन के, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या, दूसरी पार्टी नहीं आ रही है या एक्स पार्टी है या एक तरफा ख़त्म है, तो उसको जो है वो ग्रांट कर सकती है। यहाँ तक कंडीशन क्लियर हो गई है, क्लियर है। उसके बाद आ जाता है आपका मेन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के वाले से, परपीचुअल इंजेक्शन में आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में। परपीचुअल परमानेंट इंजेक्शन को एक बस एक लाइन नोट कर ले, इसकी एवरी डिक्री ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड परपीचुअल ऑब्लिग परमानेंट इंजेक्शन। यहाँ तक क्लियर हो, अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि टेम्परेरी इंजेक्शन किस प्रोविजन के तहत दी जाती है। यहाँ पे तो सिर्फ ये बता दिया सेक्शन 53 के तहत कि टेम्परेरी इंजेक्शन होता क्या है, ये 53 के तहत नहीं चले जाना, ये इसके अंदर बताया कि इसको कहते क्या है। अब ऑर्डर 39 रूल 1-2 उसको हम स्टे एप्लीकेशन भी कह देते हैं, उसको कहते हैं स्टे एप्लीकेशन। उसके अंदर क्या होता है, सीपीसी की प्रोविजन है ऑर्डर 39 रूल 1-2। उसके अंदर आपने 3 इंग्रेडिएंट्स याद रखने, 3 उसके एसेंशियल्स याद रखने, वो होंगे तो आपकी स्टे एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी, तकमील होगी, कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो अधूरी है। ठीक हो गया, वो डेफिशिएंट की कैटेगरी में फॉल करेगी। नंबर 1 प्राइमा फिशाई, जिसको कहते हैं हम दिस केस इज फिट केस फॉर प्राइमा फिशाई, यानी कि ये केस प्राइमा फिशाई बनता है। क्लियर हो गया। दूसरा इंग्रेडिएंट आपने रखना है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आल्सो लाइज इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद तीसरा आपने रखना है इर्रिपेरेबल लॉस। इफ टेम्पररी इंजंक्शन is not granted to the plaintiff, then the plaintiff would suffer serious irreparable loss। ये 3 इंग्रेडिएंट स्टे एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। पहला प्राइमा फिशाई, पहला प्राइमा फिशाई, नंबर 2 बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, नंबर 3 आपके पास इर्रिपेरेबल लॉस, फिर नीचे प्रेयर आ जाती है। स्टे एप्लीकेशन आपकी ये कंप्लीट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ऑर्डर 39 रूल 1-2, इसके अंदर आपको डेफिनेशन बता दी है, उसके अंदर आपको प्रोसीजर बता दिया। ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत आपने एप्लीकेशन देनी है, आपको स्टे ग्रांट कर दिया जाएगा। यहाँ तक आपका सेक्शन 53 जो है वो क्लियर हो गया। यहाँ तक आपने क्या पढ़ा है कि कितने इंजेक्शंस होते हैं और टेम्परेरी इंजेक्शंस किसको कहते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा परमानेंट इंजेक्शन किसको कहते हैं, उसका दावा होता है वो 50 जो है वो क्या कहते हैं उसका हुक्म इम्तनाई दवामी का, ठीक है। इसको कहते हैं हम हुक्म इम्तनाई आर्जी। कोई स्टे इंजेक्शन है उसको कहते हैं हुक्म इम्तनाई, टेम्परेरी या आर्जी है तो उसको कहेंगे हुक्म इम्तनाई आर्जी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद अगर परमानेंट है तो उसको कहते हैं हुक्म इम्तनाई दवामी, परमानेंट पक्का हमेशा के लिए। यहाँ तक इसको क्लियर रखना है। ये उर्दू में भी मैंने आपको बता दिया जो रोज़मर्रा की अदालत में जो है वो यूज़ होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। ये क्लियर हो गए वर्ड्स, यहाँ तक आपका जो है वो क्लियर हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।